हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्लास 12th में आपका ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको वंशागति और विविधता के सिद्धांतों के बारे में बात करनी है। तो इस चैप्टर में केवल आपको दो वैज्ञानिकों की हिस्ट्री को अच्छी तरह से याद करना है। दो वैज्ञानिकों ने अपने जीवन काल में कौन कौन से प्रयोग किए उनके बारे में याद करना है। पहला वैज्ञानिक जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल और दूसरे वैज्ञानिक थे मॉर्गन। तो इन दोनों के बारे में आपको इन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन वाले सिद्धांत कहलाए, उनके बारे में बात करनी है। तो पहला पार्ट जिसके बारे में हम चर्चा शुरू कर चुके हैं पिछले कुछ सेशंस में, हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लिया था कि किस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रियन चर्च में पादरी थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे वो, और उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। उनका जन्म किस सन में हुआ था ये कभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, नीट में या आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर से कौन से ईयर तक किया था ये हमेशा पूछा गया है। तो 1856 से 1863 तक 7 सालों तक उनके एक्सपेरिमेंट चले थे। वो आपको वो ईयर का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है और 1900 में उसको दोबारा से पहचान मिली थी। मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो भी प्रयोग किए वो प्रयोग जनता के बीच में सिद्धांत के रूप में तब आए जब ग्रेगर जॉन मेंडल की डेथ हो चुकी थी। ये पॉइंट समझ रहे हैं सभी बच्चों। 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनके जो निष्कर्ष जो इन्होंने निकाला था, जिस पत्रिका में छापा था, उसको 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने बाद में प्रकाशित करवाया और ये अस्तित्व में आया, लेकिन तब तक ग्रेगर जॉन मेंडल की डेथ हो चुकी थी। उन तीनों वैज्ञानिकों के नाम भी आपको याद कर लेने हैं, ह्यूगो डी वरीज, कॉरेंस और एक और वैज्ञानिक है, उनके आपके नाम याद करने। तो अब 2 वैज्ञानिकों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। एक तो मॉर्गन की जितनी भी सिद्धांत हैं उन्होंने जो प्रयोग किए थे उनके बारे में पढ़ना है और मेंडल के। लेकिन जो जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। तो कभी भी गलती से भी मॉर्गन या किसी दूसरे वैज्ञानिक का नाम आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स में नहीं लिखना है। Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny, यानी वो प्रक्रिया जिससे माता पिता अपने लक्षणों को संतानों में स्थानांतरित कर देते हैं, उस प्रक्रिया को हम इनहेरिटेंस या वंशागति कहते हैं। वेरिएशन क्या है? वो डिग्री जब प्रोजेनी अपने माता पिता से किस तरह से डिफरेंट है, मार्फोलॉजी के टर्म में, फिजियोलॉजिकल टर्म में, कोशिकीय स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे किस तरह से डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं अपने माता पिता के जैसी हूँ, ये पॉइंट सही है। लेकिन क्या मैं अपने माता पिता की हूबहू नकल हूँ? बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे माता पिता की अलग आइडेंटिटी है और मेरी अलग आइडेंटिटी है। हो सकता है काफी चीजें सिमिलर हों, मतलब ज्यादातर उनके जैसी ही हूँ। वो मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, और बहुत कुछ लक्षण मुझे उनसे ही मिले हैं। यानी इनहेरिटेंस वाला जो सिद्धांत था वो लागू होता है बच्चे होने में, लेकिन काफी चीजें डिफरेंस होती हैं। तो जो डिफरेंस हो जाता है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, उसको हम वेरिएशन या विविधता कहते हैं। तो वेरिएशन आप सभी को पता है कि रीशफलिंग ऑफ जीन्स या क्रोमोसोम्स के कारण हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के कारण हो जाता है, म्यूटेशन के कारण हो जाता है, और इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का प्रभाव भी वेरिएशन का कारण हो सकता है। मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे, संकरण के प्रयोग किए थे। उन्होंने किस पर किए थे? गार्डन पी पे। अब ये वाला जो बच्चों आपका प्रश्न है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, गार्डन पी वाला।
कल हम बात कर रहे थे कि इसका आपको वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम लर्न कर लेना है और गार्डन पी की जगह पे पाइसम सटाइवम ही बोलना है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो किए थे अपने, वो कौन से पौधे पर किए थे। तो ऑप्शंस में स्वीट पी भी आ सकता है ना, गार्डन पी भी आ सकता है और दूसरे भी। तो कई चाहे जितने ऑप्शंस हो, आपको ये ध्यान रखना है कि गार्डन पी और पाइसम सटाइवम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। मीठी मटर का भी ऑप्शन आ सकता है, उद्यान मटर का भी ऑप्शन आ सकता है, तो आपको उद्यान मटर पर ही टिक का निशान लगाना है। ये जो क्वेश्चंस मैं स्पेशली आपको बोल रही हूँ उसको आपको नोट करना है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये ईयर का कॉम्बिनेशन भी आपका पूछा जा चुका है, ये आपका गार्डन पी वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जो कौन से फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए, उसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना था, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रह चुका है। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, उन्होंने क्यों मटर के पौधे का यानी गार्डन पी का पाइसम सटाइवम का चुनाव किया था उन्होंने, क्योंकि मटर के पास बहुत सारे डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, यानी कि बहुत सारे लक्षण थे जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट, जो जीवन काल था मटर के पौधे का वो छोटा था, तो इसलिए उस पर प्रयोग करना उनको आसान लगा। और फ्लावर्स जो उसके थे वो सेल्फ पॉलिनेशन शो करते थे, यानी स्वपरागण की प्रक्रिया उसमें हो रही थी, तो इसलिए भी उनको क्रॉस पॉलिनेट करना इजी था और इसीलिए उन्होंने पाइसम सटाइवम का चुनाव किया। ये इजी था कि आर्टिफिशियली उसको क्रॉस पॉलिनेट किया जाए, क्योंकि वो कोरोला से, उसका जो रिप्रोडक्टिव वॉल था वो कोरोला से इनक्लोज्ड था, तो इसलिए इजीली उसको वो क्रॉस पॉलिनेट, अपने डिजायर्ड पॉलन से क्रॉस पॉलिनेट करना उनके लिए इजी था। और इस तरह से ये संकरण का प्रयोग उनके लिए फायदेमंद रहा, अच्छा रहा, और उसमें इन्होंने बहुत सारे लार्ज डेटा ऑफ सैम्पलिंग लिया, उन्होंने बहुत सारे सैंपल्स का यूज किया। मतलब अभी ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, एक चर्च में पादरी थे, तो जो चर्च गिरजाघर जो था उसके पीछे जो बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई थी, पूरी जमीन पर उन्होंने पूरी की पूरी जैसे खेती की, जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी खेती की। और खेती करने में क्या होता है, बहुत सारे पौधे एक साथ लगाए जाते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे पौधे उगाए बार बार और उसके बाद निष्कर्ष निकाले। तो उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स का भी यूज किया और स्टैटिक्स का भी यूज किया, जो कि इतिहास में पहली बार किया गया था। किसी भी जीव विज्ञान के प्रयोग को करने के लिए कभी भी गणित का और सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया गया था, तो पहली बार इतिहास में ग्रेगर जॉन मेंडल ने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए साइंस और स्टैटिक्स का और मैथमेटिक्स का यूज किया। उन्होंने एक समय पे केवल एक ही कैरेक्टर्स पे स्टडी किया, यानी कि अगर उन्होंने लंबाई की बात करें, ऊंचाई की, हाइट की बात करें, तो उन्होंने टॉल है या शॉर्ट है, एक टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट किया, अगली बार अगला एक्सपेरिमेंट किया। आप सभी को पता है कि उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चुना था। उन्होंने सभी अवेलेबल टेक्निक्स का यूज किया, जैसे अनडिजायर्ड पॉलन से वो जिससे वो चाहते थे कि बीज जैसा उनको मिले वैसा मिले, अनडिजायर्ड पॉलन से पॉलिनेशन ना हो सके, इसके लिए उन्होंने सारी टेक्निक्स का यूज किया। उन्होंने मैथमेटिक्स का और स्टैटिक्स का यूज किया ये एनालाइज करने के लिए कि रिजल्ट्स जो हैं उनके द्वारा जो निकाले गए हैं वो एकदम सही निकले। उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब है कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स का मतलब है 7 जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या 14 लक्षणों पर प्रयोग किया। ये भी क्वेश्चन आपका PYQ है, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का चुनाव किया था, 2, 4, 14 और 7 ऐसे आए थे। तो 7 केवल 7 रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चुना था उन्होंने।
अगर 14 लिख के आता है तो 14 करेक्ट होगा, क्योंकि 14 लक्षणों पर चुनाव उन्होंने किया था, 14 लक्षणों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे अगर ऊंचाई की बात की जा रही थी तो ऊंचाई में लंबा है पौधा या छोटा है पौधा, इसका एक्सपेरिमेंट किया था। अगर फूल के कलर की बात की जा रही थी, स्टेम हाइट में तने की ऊंचाई वो टॉल है या ड्वार्फ है, इसकी बात की गई। फूल के रंग की बात की, किस तरह से कि वो बैगनी रंग का फूल था या सफेद रंग का फूल था। फ्लावर पोजीशन की बात की गई कि एक्सियल फ्लावर था या टर्मिनल फ्लावर था। टर्मिनल का मतलब ऐसा फ्लावर जो थोड़ा सा दूर हो, तो दूर कोई नहीं रहना चाहता। इसमें से डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है और रेसेसिव कैरेक्टर कौन है? इसमें से बच्चों टॉल और ड्वार्फ में ये था डोमिनेंट कैरेक्टर, ये था रेसेसिव कैरेक्टर। वॉयलेट में ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, ये रेसेसिव कैरेक्टर था। इसमें ये रेसेसिव कैरेक्टर था, ये डोमिनेंट कैरेक्टर था। ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, ये रेसेसिव था। पॉड कलर में ये डोमिनेंट था, ये रेसेसिव था। ये डोमिनेंट था और ये रेसेसिव था। उल्टा लिख दिया गया है, इसको सीधा करते हैं। ये डोमिनेंट था और ये रेसेसिव था। अब सीड शेप में राउंड सीड्स जो थे वो डोमिनेंट थे और रिंकल्ड सीड्स जो थे वो रेसेसिव थे। सीड कलर की यदि बात करें तो सीड कलर यानी कि जो बीज का रंग था वो हमारे नॉर्मल जो हम समझते हैं उससे थोड़ा सा उल्टा आया था। उनके प्रयोगों में जो सीड कलर था यानी मटर के दानों का जो रंग था बच्चों, वो येलो डोमिनेंट था और ग्रीन कलर रेसेसिव था। यानी कि इस जगह पे धोखा हो गया था। डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स को याद करने का एक ही तरीका है कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम मार्केट जाते हैं झोला लेके, तो वहां पे हम कैसे मटर चुनते हैं। जैसे पॉड शेप, भरे भरे एकदम इन्फ्लेटेड मटर के फलियों को चुनते हैं हम, जिसमें मटर के दाने एकदम फुल होंगे, तो वो इन्फ्लेटेड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। पॉड कलर, हरे हरे मटर की फलियां हम चुनेंगे तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। सीड शेप यानी ऐसे बीजों को चुनेंगे जिसके मटर के दाने एकदम गोल गोल हो, वो डोमिनेंट है। लेकिन लास्ट में धोखा हो जाएगा। सीड कलर जो है वो येलो हम नहीं चुनना चाहते, लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट में येलो कलर का जो बीज था वो डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में सामने आया था और ग्रीन कलर जो था वो, ग्रीन कलर कैसा, सीड का कलर जो है वो ग्रीन जो है वो रेसेसिव यानी प्रभावी और अप्रभावी। इसको लर्न करने का ये तरीका है। ये आपको सातों जोड़ो जो कैरेक्टर्स के हैं, सातों कैरेक्टर्स के लक्षणों का जो जोड़ा है उसमें आपको कौन सा प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है ये आपको लर्न करना होगा। तो मेंडल ने जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन करा उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को लेकर के, तो उन्होंने देखा कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कराया और उन्होंने फिर स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को देखा। उन्होंने जो वंशागति हो रही थी उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने इमैस्कुलेशन वाली टेक्निक को यूज किया, यानी कि उन्होंने जो वॉयलेट फ्लावर था और आपका व्हाइट फ्लावर था, तो व्हाइट फ्लावर से पॉलन लिया था और वॉयलेट फ्लावर का जो एंथर था उसको रिमूव कर दिया था। और जब समय सही आया तो व्हाइट कलर के पॉलन को वॉयलेट कलर की स्टिग्मा पर उन्होंने स्वयं से लैंडिंग करा दी थी और ये क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने कराया। उससे जो फल निकले यानी उससे जो मटर के दाने मिले, उसमें जो पौधे थे वो सभी के सभी पौधे कैसे थे बच्चों, सभी के सभी पौधे टॉल थे। तो ये आपका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है कई बार। इसमें आपको ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप डायग्राम बना सकते हैं। इसमें मेंडल ने क्या करा था, मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट एंड कलेक्टेड ऑल द सीड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रॉस। इस क्रॉस से उन्होंने ये सारे सीड्स ऑब्टेन करे, इकट्ठे करे और उसके बाद ही ग्रेव ऑल द सीड्स, उन्होंने सारे बीजों को क्या करा, नए पौधों में उगाया, जनरेट प्लांट्स को जनरेट किया। और उसके बाद फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन जो थी F1 जनरेशन, तो ये कौन सी जनरेशन थी, ये थी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि सारे के सारे पौधे कैसे थे, ऑल द प्लांट्स आर टॉल, सारे के सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे।
जो दिखने में लंबे थे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो गया था। वो जो चेंज हुआ था वो क्या था, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। वो जो फैक्टर्स की हम बात करेंगे, उस समय में जीन्स या क्रोमोसोम्स की बात हो रही थी, जिसे उस समय में फैक्टर्स कहा गया था, क्योंकि तब तक जीन्स की या क्रोमोसोम्स की खोज नहीं हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने इसी तरीके के ऑब्जर्वेशन किए और अलग जो ट्रेड्स का पेयर था उसमें भी इसी तरीके के उनको रिजल्ट मिले। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेटेड कराया किसको, F1 प्लांट्स को, यानी कि जब ये F1 जनरेशन आई तो F1 जनरेशन में जैसा सेल्फ पॉलिनेशन होता है मटर में, उन्होंने कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कराया, सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ, ऑटोमेटिकली होता है वो मटर के दाने में। और उसके बाद प्रोपोर्शन चेंज हो गया F2 जनरेशन में। प्रोपोर्शन में ड्वार्फ प्लांट्स जो थे वो भी 1/4 आ गए और टॉल प्लांट्स जो है वो 3/4 आ गए, यानी 4 में से 3 पौधे जो थे वो टॉल दिखने में थे और एक पौधा दिखने में बौना था। अब उन 3 पौधों का जो फैक्टर वाइज, जिसको हम जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में समझेंगे, फैक्टर वाइज क्या थे, डिफरेंस था उन चारों में। वैसे तो 1:2:1 का रेशियो था, लेकिन दिखने में 3:1 का रेशियो आया था। 3 पौधा जो है वो लंबा मिल गया और एक पौधा उनको ड्वार्फ यानी कि बौना मिला। तो इस फ्लो चार्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से लिखेंगे कि किस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और उनको क्या क्या चीजें मिली। इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होती है तो बच्चे चैट के माध्यम से तुरंत पूछेंगे, क्लियर किया जाएगा। पी का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन। पी का मतलब क्या होता है, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन में उन्होंने प्योर टॉल प्लांट्स को और प्योर ड्वार्फ प्लांट्स को सेलेक्ट किया था। तो टॉल के लिए कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है उसके लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे और जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसके लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे। एकदम ध्यान रखेंगे। अब ड्वार्फ के लिए बी वर्ड नहीं यूज करेंगे, टॉल के लिए टी का यूज हो रहा है, दैट इज राइट, लेकिन अगर ड्वार्फ के लिए डी का यूज नहीं होगा। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसमें जो अल्फाबेट यूज हुआ है वही अल्फाबेट आपको स्मॉल लेटर में रेसेसिव कैरेक्टर के लिए भी यूज करना है। ये कुछ नियम हैं जिनको अगर आप याद रखें तो आप अपने आप से, क्योंकि इसमें मेंडल ने क्या करा था, मेंडल ने इसमें मैथमेटिक्स का और स्टैटिक्स का यूज किया था। तो गणित और सांख्यिकी मध्य से आप सभी को पता है कि फॉर्मूला अगर लर्न होता है तो आप बहुत अच्छी तरह से उसका कैलकुलेशन सेट कर लेते हैं और आंसर आपका निकल आता है। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला की तरह आपको लर्न करना है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसमें जो अल्फाबेट यूज करेंगे कैपिटल लेटर में करेंगे और जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसमें जो अल्फाबेट यूज करेंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर में आपने जो अल्फाबेट यूज किया है उसी अल्फाबेट का स्मॉल लेटर यूज करेंगे। तो प्योर लाइन पी प्लांट्स के प्योर टॉल प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्योर लाइन का क्या मतलब होता है जिसकी बहुत पीढ़ियों तक सेल्फ पॉलिनेशन हुआ हो, वो प्योर लाइन कहलाते हैं। तो प्योर टॉल को कैपिटल टी से डिनोट किया गया और प्योर ड्वार्फ को स्मॉल टी से डिनोट किया गया। तो आप सभी को पता है कि जब भी किसी भी लैंगिक जनन की बात आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। तो यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट से क्या होता है, गेमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है और प्योर ड्वार्फ में भी गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद क्रॉस होता है और क्रॉस होने के बाद फिर रिजल्ट सामने आता है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में आप सभी को पता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह से जो उन्होंने प्योर टॉल को सेलेक्ट करा उसमें गैमेट बना, क्योंकि दोनों टी थे, कैपिटल टी, तो जो आपका गैमेट बना वो कैपिटल टी बना। मतलब कैपिटल टी दो अलग अलग गैमेट्स बने।
है ना, हम एक को चुन लेते हैं और उसका क्रॉस करवाया गया प्योर ड्वार्फ से। तो प्योर ड्वार्फ से भी क्या बना, स्मॉल टी गैमीट बना। क्या गैमीट बना, स्मॉल टी गैमीट बना। अब ये जो कैपिटल टी था ये मोनोहाइब्रिड था, ठीक है। और जो रिजल्ट आया कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन था, स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन था, दोनों से जो गैमीट्स बने वो कैपिटल टी स्मॉल टी बने। लेकिन जो कॉम्बिनेशन आया बच्चों, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये जो था सारे के सारे पौधे कैसे थे, सारे पौधे दिखने में लंबे थे। दिखने में कैसे थे, लंबे थे। तो दिखने में लंबे होने का मतलब क्या है, दिखने में लंबे थे का मतलब दिखने में तो वो लंबे थे, लेकिन जो जीन्स का कॉम्बिनेशन था वो चेंज हो चुका था। जीन्स का कॉम्बिनेशन चेंज होने का रीजन ये था कि प्योर टॉल से कैपिटल टी गैमीट मिला था और प्योर ड्वार्फ से स्मॉल टी गैमीट मिला था। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो चुका था। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किसकी बात करी थी, डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर की बात करी थी। तो हाइट ऑफ स्टेम में हमने क्या देखा था कि टॉल कैरेक्टर जो था वो डोमिनेंट था। तो वही चीज यहाँ पे लागू हुई, टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट हो गया, यानी कि जो लंबाई वाला लक्षण है पौधे का वो प्रभावी हो गया, यानी कि बौनेपन को उसने अपने ऊपर अप्रभावी रखा और खुद प्रभावी हो गया। जैसे हम कहते हैं ना, चार दोस्त अगर एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, उसमें से कोई एक का नेचर ऐसा होता है तो कहते हैं ये इसका बहुत डोमिनेटिंग नेचर है। डोमिनेटिंग नेचर का मतलब क्या होता है, अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर जमा लेना। तो जो लंबाई वाला लक्षण था उसने अपना प्रभाव छोटे पौधे वाले लक्षण पे जमा दिया, यानी कि लंबाई जो थी वो प्रभावी लक्षण में हुई। तो दिखने में तो सारे पौधे लंबे थे, लेकिन क्या हुआ था वहां पे जो चेंज हुआ था, वो चेंज ये हुआ था कि जो जीनोटाइप था वो बच्चों डिफरेंट हो गया था। अब यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन आ गया था और ये सारे पौधे दिखने में लंबे थे। ये कौन सी जनरेशन थी, ये थी जनरेशन F1। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एकल संकरण का प्रयोग, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अब इसमें पहली पीढ़ी, दो पीढ़ियों तक प्रयोग किए गए। पहली पीढ़ी में उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, पर दूसरी पीढ़ी में उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। केवल जो मटर निकली थी उससे उन्होंने नए पौधे उगाए और उसमें ऑटोमेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, क्योंकि गार्डन पी में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया ही नेचुरली प्राकृतिक तौर पे होती है। जब वहां पे सेल्फिंग हुई तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो हाइब्रिड टॉल F1 जनरेशन में आया था उससे फिर गैमीट्स का निर्माण हुआ, और जब उससे गैमीट्स का निर्माण हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमीट्स के रूप में आपको मिले। अब यहाँ पे यूज होता है पुनेट स्क्वायर का, या इसे हम चेकर बोर्ड के माध्यम नाम से भी जानते हैं। तो पुनेट स्क्वायर इसका नाम क्यों है, क्योंकि इस तरीके के स्क्वायर को सेटअप करने में जो योगदान दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था पुनेट, है ना। इसीलिए इसको हम पुनेट स्क्वायर के नाम से या पुनेट चौखाना के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करा उन्होंने, आपको स्क्रीन में क्लियर दिखाई पड़ रहा है, विजिबल है, फीमेल गैमीट्स और मेल गैमीट्स का कॉम्बिनेशन लिया उन्होंने। इस तरह से ऐसे चौखाना बनाया, ठीक है, चार खाने ऐसे बनाए। यहाँ पे कैपिटल टी लिखा, यहाँ पे स्मॉल टी लिखा, यहाँ पे भी कैपिटल टी लिखा और यहाँ पे स्मॉल टी लिखा। मेल और फीमेल गैमीट्स की जब बात हो रही थी तो इधर मेल गैमीट्स रखे और इधर फीमेल गैमीट्स रखे, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन कराया, तो जैसे ही कॉम्बिनेशन कराया गया तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ कराया गया, यहाँ पे आया कैपिटल टी कैपिटल टी।
अब फिर क्या हुआ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ कराया गया, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ कराया गया, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। अब फिर यही प्रक्रिया दोहराई गई, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ कराया गया, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, और फिर यहाँ से कॉम्बिनेशन यहाँ पे कराया गया, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी आ गया। ये सेट करना जिस बच्चे को आ गया, वो किसी भी तरीके की प्रोसेस को, किसी भी तरीके के हाइब्रिडाइजेशन को, एक्सपेरिमेंट को पुनेट स्क्वायर में सेट करके ये देख सकता है कि जो F2 जनरेशन आएगी उसमें पौधे कैसे होंगे, जीनोटाइप पता करने के लिए और फिनोटाइप पता करने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। तो जो जीनोटाइप रेशियो था F2 जनरेशन का, वो चेंज हो चुका था। जीनोटाइप रेशियो जो था वो चेंज हो गया था, यानी प्योर टॉल प्लांट जो था वो केवल 1 मिला था, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज ये वाला पार्ट जो था ये 1 मिला था। ठीक है, पौधे दिखने में, फिनोटिपिकली का मतलब दिखने में 3 लंबे पौधे मिले थे और 1 बौना पौधा मिला था। लेकिन जब जीनोटाइप बात आई, जीनोटाइप चेक करने की, तो ये पुनेट स्क्वायर ने हेल्प की। पुनेट स्क्वायर ने जीनोटाइप को समझने में हेल्प कर दी। तो पुनेट स्क्वायर से ये सेट हो गया, डिसाइड हो गया, पता चल गया कि जीनोटाइप डिफरेंस था। 3 लंबे पौधों में एक ऐसा पौधा जो प्योर लाइन हो गया था, 2 ऐसे पौधे थे जो हाइब्रिड टॉल थे, और एक ऐसा पौधा था जो प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट था। यानी 2 पेरेंट्स के जैसे हो गए F1 जनरेशन से पहले जो क्रॉस कराया गया था। एक ऐसा बना, एक ऐसा बना और 2 ऐसे बने, है ना। समझ में आ गया आपको। जो पेरेंटल जनरेशन थी उसमें से एक पौधा प्योर टॉल हो गया, एक पौधा प्योर ड्वार्फ हो गया, और 2 पौधे जो थे वो हाइब्रिड टॉल हो गए। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। साथ साथ इसको एकदम अच्छे से लर्न करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, और इसमें आप किसी भी तरीके का कोई भी लक्षण अगर उसका एक्सपेरिमेंट आप इसमें लगाते हैं तो यही पुनेट स्क्वायर का यूज करके आप उस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसको हम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर, और या हम चेकर बोर्ड कहते हैं। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, फिनोटिपिक रेशियो जो था वो 3:1 का था, यानी दिखने में 3 लंबे पौधे थे और 1 बौना पौधा था। ठीक है, ये दिखने में था। लेकिन जीनोटिपिकली क्या था, जीनोटिपिक रेशियो जो F2 जनरेशन में थी वो डिफरेंट थी। यहाँ पे 1:2:1 का रेशियो था, यानी कि ये जो था ये भी लंबा था, ये भी लंबे थे और ये बौना था। लेकिन जीनोटिपिकली चेंज था। ये आपको किसने बताया, पुनेट स्क्वायर ने बताया। पुनेट स्क्वायर ने ये बताया कि टॉल जो था प्योर टॉल 1 मिला, आपको हाइब्रिड टॉल 2 मिला। तो फिनोटिपिकली तीनों लंबे थे दिखने में, फिनोटिपिकली 3 लंबे प्लांट्स मिले और 1 छोटा प्लांट मिला। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये सेट किया किसने करा बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट सेट करा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकरण का प्रयोग किया, जिसे हम 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन भी कहते हैं। तो इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसमें सेट करने की कोशिश करेंगे। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसमें आप पुनेट स्क्वायर खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप चैट के माध्यम से वो मुझसे पूछ सकते हैं। सभी बच्चे इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन का जो फ्लो चार्ट है इसको आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मतलब मैं पूछ रही हूं आपसे। क्वेश्चन ये है कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले प्लांट का, जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा।
फिनोटाइप क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन बच्चे बता सकते हैं तो मतलब उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले सेशन में जानेंगे। देखते हैं किस बच्चे को ये समझ में आ गया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी यदि जीनोटाइप है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कहते हैं, उसके पीछे का जो भी इस चैप्टर में वर्डिंग्स यूज की गई हैं, कौन सी वर्डिंग किस परिस्थिति के लिए यूज की जाती है, ये सब हम अगले सेशन में जानेंगे। आज हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कंप्लीट कर लिया है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। बच्चों आज के सेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकरण वाला प्रयोग आपने समझ लिया है, जिसमें आपने पुनेट स्क्वायर के माध्यम से जीनोटाइप क्या था उसका रेशियो समझा। इसको आप इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन वाला नियम भी कहते हैं और ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये प्रयोग किया था। अगले सेशन में हम कुछ वर्डिंग्स जो जेनेटिक्स में यूज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।